नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। म्यूचुअल डिवोर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह सेक्शन 13(1)(b) हिंदू मैरिज एक्ट में होता है। और जब म्यूचुअल डिवोर्स होता है यानी कि आपसी सहमति से जब तलाक होता है तो इसके दो मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो कि म्यूचुअल डिवोर्स के दौरान पूछे जाते हैं जज साहब के द्वारा। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इन केस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। तो चलिए जान लेते हैं सेक्शन 13(b) म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर पूछे जाने वाले ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप पिटीशन तैयार करते हैं। पिटीशन में नंबर 1 पिटिशनर हस्बैंड या वाइफ का नाम पड़ जाता है और पिटिशनर नंबर 2 में भी हस्बैंड या वाइफ में से किसी का नाम पड़ जाता है, यानी दोनों मिलकर इस केस को कर रहे हैं म्यूचुअल डिवोर्स के। इसलिए पिटिशनर नंबर 1 और पिटिशनर नंबर 2 हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं। अब उस पिटिशन के अंदर डिटेल्स लिखे जाते हैं कि शादी कब हुई, कैसे हुई, उसके प्रूफ लगाए जाते हैं और अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो लगाया जाता है। इसके अलावा एफिडेविट्स होते हैं और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसके बाद दोनों के साइन होते हैं और पिटीशन तैयार हो जाती है और उसे कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। कोर्ट के सामने पिटीशन जब आती है तो हस्बैंड और वाइफ खड़े होते हैं और उनका वकील खड़ा होता है। देखिए, यहाँ पर पिटिशनर नंबर 1 और 2 हस्बैंड और वाइफ होते हैं। वो चाहे तो अपने अलग अलग वकील वहां पर खड़े कर सकते हैं और चाहे तो एक ही वकील को वहां पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की सहमति से ही म्यूचुअल डिवोर्स का ये केस फाइल किया जा रहा है। अब कोर्ट के सामने जब ये फाइल आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, आपकी शादी कब हुई और शादी को कितने साल हुए हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है सेपरेशन का, यानी कि आप दोनों कब से अलग रह रहे हैं। नॉर्मल लॉ तो ये है कि आप 1 साल के सेपरेशन के बाद ही कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है, 1 साल से कम हुआ है समय, तो आपको सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो जज साहब यहाँ पर देखते हैं कि 1 साल का सेपरेशन का पीरियड पूरा हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन कहाँ पर है और जजमेंट कहाँ है, जिसे देखकर मैं ऑर्डर पास कर सकूं और 1 ईयर के टाइम पीरियड को वेव कर सकूं। और अगर आप यहाँ पर सेकेंड मोशन के लिए आए हैं तो ये देखा जाता है कि आपका बीच का 6 मंथ्स का जो पीरियड है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट मोशन कब हुआ था और इस तरीके से टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि लास्ट टाइम आप कहाँ रह रहे थे, किस जगह रह रहे थे और शादी कहाँ से हुई थी। तो शादी का तो नॉर्मली जहाँ लड़की रहती है वहां का वो बता देती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि लास्ट टाइम आप कहाँ रह रहे थे और इसका जुरिस्डिक्शन बनता है कि नहीं बनता है, यानी कि आपने जो जुरिस्डिक्शन दिखाया है इस केस में वो यहाँ का बनता है या नहीं बनता है। मेरे कोर्ट में यहाँ पर आया है तो किस हिसाब से आया है, आप इसी जुरिस्डिक्शन में रहते हैं या फिर आपने अपनी मैरिज को यहीं रजिस्टर करवाया है, या फिर XYZ जो भी रीजंस होते हैं वो पूछे जाते हैं और आप उनका जवाब देते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से संबंधित होता है। अब इसका प्रूफ चेक किया जाता है, आपने जो आधार कार्ड लगाया है उसका एड्रेस है कि नहीं है यहाँ का, या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट आपने लगाया है तो उसका एड्रेस कहाँ का है ये देखा जाता है। यानी कि जुरिस्डिक्शन को लेके आपका एड्रेस प्रूफ देखा जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है मैरिज प्रूफ का। जज साहब यहाँ पर पूछते हैं कि आपकी शादी का क्या सबूत है। इसके लिए सबसे पहले फोटोग्राफ्स चेक किए जाते हैं कि फोटोग्राफ है या नहीं है, आपसे मिलान किया जाता है उसका। वैसे भी शादी के वक्त तमाम सारे फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं और वो यहाँ पर आपको दिखाने होते हैं शादी के प्रूफ के तौर पर। और अगर वो नहीं है तो आपने कोई कार्ड छपवाया होगा शादी का, उसका प्रूफ दे सकते हैं आप।
या फिर आपने मैरिज को रजिस्टर करवाया हो तो उसका रजिस्ट्रेशन आप वहां पर लगा सकते हैं। तो मैरिज के प्रूफ के तौर पर आपकी फोटोग्राफ्स तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपका शादी का कार्ड है तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पर, या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाता है। और अगर इन सभी में से कोई भी चीज नहीं है तो हम अलग से मैरिज कार्ड ना होने का एफिडेविट फाइल करते हैं। हम यहाँ पर बताते हैं एफिडेविट में कि मैरिज पुरानी हो गई है या फिर मैरिज का कार्ड कहीं गुम हो गया है, या XYZ जो भी रीजन आपका होता है वो एफिडेविट में लिखकर यहाँ पर फाइल किया जाएगा। नॉर्मली तो मैरिज कार्ड कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जज साहब सबसे पहले शादी का प्रूफ चेक करते हैं कि क्या लगा हुआ है। वैसे भी दोनों के फ्रंट साइड पर फोटोग्राफ्स लगे होते हैं पिटीशन में, उसको भी चेक करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आता है 5th, वो है रिगार्डिंग चिल्ड्रन, यानी बच्चों से संबंधित क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि शादी से आपके कितने बच्चे हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर बच्चे हैं तो कस्टडी किसके पास रहेगी, कौन अपने पास बच्चों को रखेगा, क्या कस्टडी उसी के पास रहेगी या अपोजिट पार्टी को बच्चों से मिलने के लिए कोई मीटिंग राइट्स उसको मिले हुए हैं अपोजिट पार्टी को या नहीं मिले हुए हैं, ये सारी बातें चेक की जाती हैं। बच्चों की आईडी यानी कि आधार कार्ड चेक करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा नवजात है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर चेक किया जाता है और उसके रिगार्डिंग जज साहब क्वेश्चन पुट अप करते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वकील साहब से पूछा जाता है, तो बेस्ट तो ये होता है कि वकील साहब अपनी एक लिस्ट बनाकर ले जाएं, उसको नोट करके, और तुरंत जैसे ही जज साहब क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि किस पेज पर कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो उस समय उनको तुरंत अपनी लिस्ट से उसको बता देना चाहिए। और ये देखने में अच्छा भी लगता है और कोर्ट का टाइम भी इससे बचता है। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन आता है वो आता है एग्रीमेंट का, यानी कि आपने ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, उन सब का उनके रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट बनाया है या नहीं बनाया है। देखिए, हमेशा म्यूचुअल डाइवोर्स के दौरान एक एग्रीमेंट जरूर बनवाना चाहिए और उसमें सारी कंडीशंस और सारे केसेस के बारे में लिख देना चाहिए। आपको कैसे पैसा पे करना है और किस तरीके से आपको वो पैसा पे करना है, कितने केसेस को वापस लिया जाएगा। देखिए, ये हस्बैंड के फेवर की बात होती है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है एग्रीमेंट के तहत। अगर आप इन चीजों को बनाते हैं, एग्रीमेंट में लिखते हैं, तो कल को आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि पत्नियां फर्स्ट मोशन में अच्छा खासा पैसा लेकर सेकंड मोशन में आने से इनकार कर देती हैं और केस ऊपर से डाल दिया करती हैं और साफ साफ मना कर देती हैं कि मैं म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। फिर आप अपने पैसे की रिकवरी के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। अगर इस कंडीशन से बचना है तो आप एग्रीमेंट जरूर बनवाइए। एग्रीमेंट आपका खुद का पर्सनल भी हो सकता है, आप नोटराइज करवाइए, या फिर मेडिएशन सेल के माध्यम से भी एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। तो कोर्ट यहाँ पर इन सब चीजों को भी चेक करती है, यानी कि आपके एग्रीमेंट को चेक करती है कि उसमें क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं और किस तरीके से आप पत्नी को पैसा देंगे, किस माध्यम से पैसा देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो एग्रीमेंट होता है उसकी जो कंडीशंस हैं वो पिटीशन में लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई हैं। अब यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पिटीशन में वो कंडीशंस नहीं लिखी हुई हैं तो एक लाइन आप लिख सकते हैं कि हमारे एग्रीमेंट में ये कंडीशंस लिखी हुई हैं। लेकिन आपको एग्रीमेंट जरूर बनवाना है, चाहे पर्सनल बनवाएं, नोटराइज कराएं, या फिर मेडिएशन सेल के माध्यम से बनवाएं। ये चीज आप पतियों के लिए बहुत जरूरी है और आपके फेवर में ये बहुत सटीक काम करेगी। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है वो केसेस के रिगार्डिंग है, यानी कि आपके और कितने केसेस चल रहे हैं। जज साहब ये क्वेश्चन जरूर कोर्ट में पूछते हैं कि आपके मेरी कोर्ट में और कौन कौन से केस चल रहे हैं। आपका कोई केस पेंडिंग है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन होता है कि आपके ऊपर वाइफ ने और कौन कौन से केस कर रखे हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, कोई मेंटेनेंस का केस किया है, या फिर डिवोर्स का केस किया है, तो कहां पर कौन कौन से केस पेंडिंग है और उनको वापस कैसे लिया जाएगा, और उन चीजों के रिगार्डिंग भी आपको जवाब देने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। अब नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन जो आता है वो आता है सेटलमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि आपस में
सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता आप दोनों के बीच, या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स ही लेना है आपको, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे आपका घर फिर से बस जाए, या फिर जज साहब काउंसलर के पास ही भेज दिया करते हैं कि एक बार काउंसलिंग करवा लो, फिर उसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं और वो कभी कभी खुद भी इसका एफर्ट कर लेते हैं पूछकर कि शायद आपका परिवार बच जाए, आप में सेटलमेंट हो जाए, आपकी शादी टूटने ना पाए। अब 9th जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है मनी से, यानी पैसे से। जज साहब पूछते हैं कि आप पत्नी को कितना पैसा दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं, आपके सेटलमेंट का क्या हिसाब बना हुआ है, पैसा आपको आज कितना देना है, पहले आपने कितना पैसा दिया है और फ्यूचर में आप कितना पैसा देंगे, और किस तरीके से आपको पैसा देना है और वो आप किस रूप में दे रहे हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग कैश या चेक में पेमेंट करते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर कहना है कि आप जब भी पैसा पे करिए तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करिए। चेक आप देते हैं तो कोई गलत करेक्शन करके उसको बाउंस करा दे, फिर आपके ऊपर केस भी कर सकता है। और अगर आप कैश देते हैं तो ये भी आरोप लगाया जा सकता है कि इन्होंने बाहर छिनवा दिया। इसलिए हमेशा पैसा जो पे कीजिए वो डिमांड ड्राफ्ट में ही पे कीजिए। डिमांड ड्राफ्ट में होता यह है कि अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए पत्नी को पे करने हैं तो पत्नी के नाम से 1 लाख रुपए का नोट आपने बैंक से लिया है और आज आप वो पत्नी को दे रहे हैं। देखिए डिमांड का जो नोट है वो कभी फेल नहीं होता है, सीधा वाइफ के अकाउंट में ही जाएगा। इसलिए जब भी आप पैसा दें डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही दें और बाकी अन्य किसी माध्यम से आप बिल्कुल स्पष्ट मना कर दें। और केस अगर ज्यादा है तो केस की स्टेजेस के हिसाब से पैसा देना चाहिए। आप कहें कि मैं केस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पैसा दूंगा। अब नेक्स्ट जो लास्ट में होता है, जब सब जगह साइन हो जाते हैं तो जज साहब पत्नी से पूछते हैं कि आपको पैसा मिल गया, जो डिमांड ड्राफ्ट या चेक या कैश जो भी आप दे रहे थे वो आपने रिसीव कर लिया, कोई गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी है जो आप पत्नी को दे रहे हैं या पत्नी को मिल रहा है या फिर पत्नी की ओर से पति को मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जज साहब पूछते हैं कि आपको मिल गया, आप सेटिस्फाइड हैं, जो भी आपको मिला है वो सही है। और ये जज साहब का लास्ट क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से म्यूचुअल डाइवोर्स की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर खत्म होती है। तो पूरे म्यूचुअल डाइवोर्स के केस के दौरान ये 10 क्वेश्चंस होते हैं जो जज साहब आपसे और आपकी पत्नी से पूछते हैं और इंक्वायरी करते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं। आप दोनों के फोटोग्राफ होते हैं, आपके फेस को फोटोग्राफ से मैच करते हैं कि आपकी ही फोटोग्राफ है या नहीं है, आपकी आईडी चेक करते हैं, उससे संबंधित पूछते हैं कि ये आपकी ही आईडी है, इससे आपका एड्रेस पूछते हैं ताकि वेरीफाई कर सकें कि आपका ही एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा आपकी शादी कहाँ पर हुई थी, आप कहाँ रहते हैं, ये सब आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन और भी होते हैं जो आपके एड्रेस के रिगार्डिंग जज साहब पूछ सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या फिर उसको डरा धमका कर तो नहीं लाया गया है यहाँ तक। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जज साहब पूछते हैं। अगर कहीं जज साहब को डाउट हो गया तो वो ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं और म्यूचुअल डाइवोर्स देने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, कि रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा कि जज साहब ने म्यूचुअल डाइवोर्स देने से मना किया होगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ज्यूरिडिक्शन आपने बदला हुआ है, आप रहते कहीं और हैं लेकिन एड्रेस कहीं और का डाल रखा है, या फिर वाइफ कहीं और जाकर रहने लगती है और वो कहती है कि मैं यहीं से डिवोर्स लूंगी, तो ऐसे में आपको एड्रेस बदलना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एड्रेस पता होना चाहिए। कोर्ट के पूछने पर जो भी एड्रेस आपने लिखा है वहां पर वो आपको याद होना चाहिए और आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में छोटे मोटे हमें उलझना नहीं चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि म्यूचुअल डिवोर्स के दौरान भी जब आपकी पिटीशन कोर्ट के सामने जाती है तो किन किन क्वेश्चन से आपको गुजरना पड़ता है और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ
अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।